हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट, सभी लोगों का स्वागत सुस्वागतम। मैं प्रदीप चंद्र आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिलोजिंग जी एंड ए। सभी लोग जुड़े, सभी लोग ज्वाइन करेंगे और आज का जो हमारा सेशन रहेगा एसएससी जेई का, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर को 2020 के पेपर को मैं सॉल्व करा रहा हूं और मैंने यही सबसे पहला औचित्य यही समझा है, सबसे पहला रणनीति यही समझी एसएससी जेई एग्जाम के लिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी साथ साथ पढ़ें, जिससे कि आपको ये भी लेवल पता रहेगा, ये भी पता रहेगा कि आपको कहाँ तक पढ़ना है, किस किस लेवल तक पढ़ना है। ठीक है, तो न देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। और उससे पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए थे, आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, 68 क्वेश्चन किए थे। आपको जानकारी होगी लगभग लगभग 68 क्वेश्चन हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से पिछली क्लास। अगर मेरी एक एक क्लास को आप साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, एक एक क्लास को फॉलो करते आ रहे हैं, तो आपने देखा कर चुके, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दिया। और आज बहुत सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में भी लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पर हिंदी में भी आपको करवाऊंगा, हिंदी में भी जानकारी दूंगा, बिल्कुल घबराए ना। तो चलिए फिर देर किस बात की है, थोड़ा सा बताते हुए चलते हैं आपको कि डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में एसएससी जेई जो 2021 में ये पेपर हुआ था, एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि 2021 का एग्जाम है, ये एक्चुअली में है तो 2020 का ही। जो आपका डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है या जो ये पोस्ट है वो 2020 वाले की है ना, लेकिन ये पेपर 2021 में हुआ था कुछ डिले की वजह से। तो चलिएगा, शिफ्ट 1 था ये और इसका हम पेपर पढ़ रहे हैं, तो सभी लोग एक बार तो ज्वाइन कर लें कि आपको पता है कि भैया पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन तो मिलेगा यहीं पर। और जितने भी नए विद्यार्थी हैं, जो भी नए जुड़ रहा है, जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट नया जुड़ रहा है, जिसको अभी तक पता नहीं है कि कब क्लास होती है, कौन कौन सी क्लास होती है, रोज के रोज कितना क्लास का प्रोग्रामिंग है, जिसमें कि हाईवे इंजीनियरिंग चल रहा है तो कब चलता है, हाईवे इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस चल रही है तो कब होती है, सर्विंग का इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चल रहा है तो कब होती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इतना डिटेल क्लास चल रहा है, इतनी मेहनत से, इतनी ईमानदारी के साथ एक एक टॉपिक्स को आपको बताया जा रहा है, ये कब चलती है। तो ये सब तमाम जानकारी के लिए सबसे पहला ही जो काम होता है आपका, आपकी जो जिम्मेदारी है वो है जेई एंड ए चैनल को सब्सक्राइब करना और इससे ज्वाइन करना और इससे जुड़ना। तो ये हो गया आपका एक काम। दूसरा काम यह है कि कोई भी क्लास से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, कोई छोटा सा भी छोटा डाउट होता है ना, क्लास से रिलेटेड कोई छोटा सा भी छोटा डाउट होता है, पहला केस। या दूसरा कि क्लास सर हमें पता नहीं लगती है कि कब क्लास आपकी होनी है, कौन सी क्लास कब हो रही है, सब तमाम चीजें जो है आपको मिलती हैं टेलीग्राम ग्रुप में। ये बनाया गया सेपरेट एक टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें सारे के सारे विद्यार्थी सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, अलग अलग ब्रांच, मतलब कि अलग अलग तरीके से, कोई डिप्लोमा है तो कोई डिग्री है, लेकिन टोटली सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा है। और लगभग लगभग 2000 के करीब इसमें होने वाले हैं। ये सब 2000 जो स्टूडेंट्स हैं वो सब बहुत ईमानदार हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने फोकस के प्रति। इसलिए जो है, अगर आप भी उन ईमानदार में से होना चाहते हैं एक, तो आप जुड़े यहाँ पर। इससे आपको क्लास का प्रोग्रामिंग, चैनल का प्रोग्रामिंग, क्लास के जो भी क्लासेस हो रही हैं उन सभी का समय सारणी, ये सब पता लगता रहेगा। अगेन मैंने बात की है तो इसका हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, क्योंकि 68 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, हमारा टारगेट 100 क्वेश्चन को करना है। और बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे जहां तक मुझे लगता है। जिन लोगों को टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पर जो है नीचे जो है बॉटम में सभी को टेलीग्राम का ये नाम दिया है, जी एंड ए। और जिन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है यहाँ पर जी एंड ए, तुरंत जो है सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक जरूर करें। आइडेंटिफाई द टेस्ट टू बी कंडक्टेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। इसका हल्का सा ओवरव्यू मैंने और दिया था आपको। जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है के, इसका यूज जो हम करते हैं रिजिड पेमेंट डिजाइन पर करते हैं। जब हम रिजिड पेमेंट का जब डिजाइन करते हैं, रिजिड पेमेंट का जब डिजाइन करते हैं, तो उस दौरान हम जो है एक्चुअली में सब मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के की बात करते हैं, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के की बात करते हैं। या यहाँ पर एक्चुअली में मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन एक फॉर्मूला और भी यहाँ पर यूज होता है, देखिएगा, जैसे आपने सुना भी होगा EH3/12K 1 माइनस म्यू का स्क्वायर पावर 1/4, इस तरह से पढ़ा है कुछ। ये सब बातें आप घबराओ बिल्कुल नहीं, यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
ये सब चीजें जो है मैं सुबह की क्लास में आपको बहुत जल्दी पढ़ाने वाला हूँ। एक्चुअली में पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है पेमेंट डिजाइन से है, पेमेंट डिजाइन। और सर हमको पेमेंट डिजाइन से या हाईवे इंजीनियरिंग से डर लगता है, बिल्कुल समझ नहीं आता, एक एक चीज हमको समझ नहीं आता है। अगर आपको सीरियसली ऐसा डर है तो आप जो है मेरा 7 बजे का क्लास ज्वाइन करें। 7 AM टू 8 AM रोज चलता है हाईवे का बिल्कुल डिटेल क्लास, जिसमें कि मैं इंट्रोडक्शन को खत्म कर चुका हूं और ज्योमेट्रिक डिजाइन भी आज ही खत्म हुआ है। तो आप तुरंत प्लेलिस्ट में जाएं और अपने पुराने लेक्चर को पूरा अच्छे से देखें। उसके बाद हम मंडे को आने वाले हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग जनरली समझ नहीं आता क्योंकि थ्योरी है, लेकिन मैं आपको इतने बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, इतना साधारण लैंग्वेज में समझाने करूंगा, साधारण से साधारण भाषा में, कि सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए फिर बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि आप मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर है प्लेट बियरिंग टेस्ट को यूज करते हैं, और ऑब्वियसली सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को निकालने के लिए भी इसी को यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेथड में से ये है, टेस्ट में से ये है, प्लेट लोड बियरिंग टेस्ट इसको बोला जाता है, या प्लेट लोड टेस्ट इसको बोला जाएगा। ओके चलिएगा, नेक्स्ट है। कुछ बातें आज मैंने हिंदी में भी लिखी हैं क्योंकि बहुत लोग जो है हिंदी इंग्लिश कुछ दोनों में बैठते हैं, थोड़ी बातें कुछ हिंदी में इंग्लिश में भी लिखी हैं, तो पढ़िएगा ध्यान से देखिएगा। कैंटिलीवर बीम ऑफ द स्पैन L is built in at the support. It is restrained against lateral deflection and torsion at the free end. The effective length of the compression flange for the beam as per IS code 800-2000। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। स्पैन L का एक कैंटिलीवर बीम सपोर्ट पर बिल्ट इन है, यह मुक्त छोर पर मतलब फ्री हैंड पर पार्श्व विक्षेपण और मरोड़ के खिलाफ प्रतिबंधित है, और IS कोड 800-2000 के अकॉर्डिंग कि बोला गया है कि कंप्रेशन फ्लेंज की प्रभावी लंबाई क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ क्या होगी। अगर यहाँ पर आप कैंटिलीवर बीम की बात करें तो इसका मतलब ऐसा कुछ होगा, यार एक जगह फिक्स्ड होगा तो दूसरी जगह फ्री होगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जो आपका फ्री एंड पर जो है एट द फ्री एंड, ये टॉर्जन और डिफ्लेक्शन के लिए रिस्ट्रेंट भी है। तो ऑब्वियसली यार ये बात किसकी हो रही है, जब ये बात कह दे रहा है कि टॉर्जन के लिए रिस्ट्रेंट है और बकलिंग के लिए भी रिस्ट्रेंट है, इसका मतलब साफ तौर पर समझ रहे आप, इनडायरेक्टली इसका मतलब नहीं समझे, अगर आप समझते तो जवाब कर देते, जवाब करो इसका। तो इसका लेटरल रिस्ट्रेंट जो है एक्चुअली में ये है, ये तो तुम्हारा कैंटिलीवर बीम हो गया, ठीक है हमें समझ आ गया। लेकिन जैसे ये समझ गए आप कि फ्री एंड पर भी आपका रिस्ट्रेंट है, मतलब कि इसमें ट्विस्टिंग भी नहीं आ सकती, घूम भी नहीं सकता, और इसमें मूवमेंट भी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये फिक्स्ड एंड की ही बात कर रहा है भाई, इसका मतलब ये फिक्स्ड एंड की ही बात कर रहा है। और फिक्स्ड एंड के लिए इफेक्टिव लेंथ कौन सा होता है, इतनी लेंथ इफेक्ट होती है। कोड ये कहता है कि इतनी लेंथ इफेक्ट हुई है, जबकि अगर टोटल लेंथ हम कहें कि L है, अगर टोटल लेंथ L का है तो इतनी लेंथ इफेक्टेड होती है, तो ये मानता है कोड किसकी L/2 मतलब आधा लेंथ जो है इफेक्टेड है, और आधा लेंथ का मतलब ही है 0.5 ऑफ L। बोथ एंड आर फिक्स्ड, बोथ एंड आर फिक्स्ड, केस ऑफ दी बोथ एंड आर फिक्स्ड 0.5 ऑफ L, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द फेलियर ऑफ द टू स्टेटमेंट पर्टेन टू सिंपली सपोर्टेड अंडर इन्फोर्समेंट कंक्रीट बीम। डियर स्टूडेंट, अंडर इन्फोर्समेंट कंक्रीट बीम के लिए कुछ चीजें पूछी गई है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द सिंपली ऑब्वियसली सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो सेक्शन है अंडर रिइंफोर्स्ड बीम है, यूआर बीम है। बहुत सारी चीजें यूआर बीम में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अंडर इन्फोर्समेंट बीम जो है स्टील की साइड से फेलियर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडर इन्फोर्समेंट बीम का मतलब है कि स्टील की कमी, स्टील कम हो गया, स्टील कम हो गया तो ज्यादा हो गया कंक्रीट, लेकिन सबसे पहले जो कमजोर चीज होती है, जो कम है, उस पर मैक्सिमम लिमिट पर स्ट्रेस आएगा, और मैक्सिमम के बाद मतलब जल्दी वो फेलियर हो जाएगा। स्टील कम होने की वजह से मैक्सिमम लिमिट पहले स्टील के साइड्स पर फेलियर आता है, मैक्सिमम लिमिट उस पर आपकी पहले यील्डिंग आनी शुरू हो जाती है, हल्का डिफॉर्मेशन, स्टील के हिसाब से पहले वो फेलियर आना शुरू होता है, उसके बाद कंक्रीट में जाएगा। बात को ध्यान रखिएगा, द बीम ऑफ द फेलियर ऑफ द बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू द यील्डिंग ऑफ स्टील, ये बात सही है। जो हमारा सबसे पहले फेलियर आता है वो स्टील में यील्डिंग आती है पहले, चलो ठीक है। द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम इज मोर देन दैट ऑफ द, नहीं जी नहीं जी, एक्चुअली में ये कह रहा है कि जो आपका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ध्यान से सुनिएगा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपके पास अंडर इन्फोर्समेंट का है, ये ग्रेटर देन है बैलेंस सेक्शन का, ऐसा कतई नहीं है, बैलेंस सेक्शन से इसमें कम होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कम होगा। यहाँ पर अगर ये लेस लिखता है, ये गलत है, मोर लेस लिखता तो तब कहते हैं आप पढ़ सकते हैं, बीम की विफलता स्टील की उपज के कारण होती है, बीम की प्रतिरोध का क्षण बीम के संतुलित खंड की तुलना में अधिक होता है, बिल्कुल गलत है। तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, पहला वाला सही है। स्टेटमेंट इज 1 is true बट स्टेटमेंट 2 is false, तो आप कहेंगे कि सर ए ऑप्शन केवल सही है,
वन ऑप्शन इज करेक्ट ओनली ऑन, वन ऑप्शन इज करेक्ट ओनली ऑन, वेरी गुड। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें कहूंगा डियर स्टूडेंट, कुछ बातें मैं आपको बहुत ही तसल्ली से बताना चाहता हूं, तो इसलिए मेरे साथ एक बात तो जरूर करेंगे आप, बात तो जरूर करेंगे डियर स्टूडेंट। जब हम बात करते हैं अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, और जब हम बात करते हैं बैलेंस्ड सेक्शन, बैलेंस्ड सेक्शन, और जब हम बात करते हैं यहाँ पर ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन, इन तीनों में सबसे बेसिक डिफरेंस समझते हो आप? ये मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर सबसे पहले आपको ये जरूर बताऊंगा कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इसमें कम होती है क्रिटिकल ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर एक्स ए जो बराबर हो जाता है एक्सी से होता है, क्योंकि इसके लिए आरसीसी का पूरा डिटेल क्लास देखना पड़ेगा, मेरा देख लेना आप। उसके बाद एक्स ए जो है ग्रेटर देन है एक्सी, वेरी गुड। तो यहाँ पर एक्स ए लेस देन एक्सी हो गया, साथ ही साथ एक्स ए इज इक्वल टू एक्सी हो गया, और एक्स ए ग्रेटर देन एक्सी हो जाता है। उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आता है इस केस में, वो आपका लेस देन आता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओवर वाले के हिसाब से। यहाँ पर तो आपका दोनों ही बराबर आएंगे, दोनों ही बराबर होंगे, लिमिटिंग बोलते हैं उसको वैसे बैलेंस सेक्शन वाले का। और दूसरा है इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में ज्यादा आता है बैलेंस से भी, लेकिन डियर स्टूडेंट बैलेंस से ज्यादा आता है, लेकिन ये तुम्हारा प्रीफेयर नहीं करता है, क्योंकि ये फेलियर होता है आपका डक्टाइल। यहाँ पर तो होता है डक्टाइल फेलियर, मतलब कि स्टील के साइड से फेलियर होगा, स्टील के साइड से फेलियर होगा। यहाँ पर आपके स्ट्रेस दोनों में साइमल्टेनियसली चलते हैं, इस लाइन को लिख दिएगा, साइमल्टेनियसली चलता है स्ट्रेस। जबकि यहाँ पर आपका डक्टाइल ब्रिटल फेलियर होता है, सडनली फेल होता है, इसलिए इसको प्रिफेयर नहीं किया जाता है। ब्रिटल का मतलब सडनली फेल होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करूंगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसको कहते हैं सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, सेकेंडरी सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, सब बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर जो है प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, प्राइमरली या प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, इसलिए कहते हैं इसको ऐसा, इस बात को समझना, इसको रटने की कतई जरूरत नहीं थी, समझने की थी, कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। एक्चुअली में होता क्या है कि जब हमारे पास ये ओवर इन्फोर्समेंट बीम है, तो इसमें स्टील बहुत ज्यादा होता है बैलेंस के कंपेयर में, इस वजह से पहले जो है स्टील के हिसाब से पहले वो जाता है। इसमें होता क्या है कि स्टील के हिसाब से पहले जो है होता है आपके पास फेलियर, सॉरी स्टील में कम, स्टील ज्यादा रहता है और कंक्रीट कम रहता है, तो जो कम है पहले उसमें आएगा मैक्सिमम। तो कंक्रीट में कम होने की वजह से मैक्सिमम लिमिट में पहले कंक्रीट पर आता है, तो कंक्रीट के साइड से फेलियर होता है। और कंक्रीट की साइड से फेलियर का मतलब है कि फेलियर पहले हो रहा है, ठीक है। अब फेलियर हो रहा है तो ऑब्वियसली कंक्रीट कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल, तो ब्रिटल फेलियर देगा, सडन फेलियर देगा। डू नॉट गिव द वार्निंग फॉर द फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर, डू नॉट गिव द वार्निंग फॉर द फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसी वजह से जब आपका सडनली फेल हो रहा है, ये कोई आपको वार्निंग नहीं दे रहा है फेलियर के लिए, इसी वजह से इसको बोलते हैं प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। क्योंकि डियर स्टूडेंट कंक्रीट जो है कंप्रेशन में जो है, कंक्रीट जो है कंप्रेशन में मजबूत होता है, मतलब कि इसको बोलते हैं कंप्रेशन मेंबर कंक्रीट को एक तरह से, इसलिए क्या आ रहा है कि कंक्रीट के साइड से फेलियर होता है, उसी को बोलते हैं प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका कंक्रीट में बाद में जाता है, इसलिए इसको सेकेंडरी बेस पे नाम दिया गया है। अब आते हैं वापस, चलिएगा बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिएगा अंडर इन्फोर्समेंट बीम कंपेयर विद बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन से कंपेयर कर रहे हैं अंडर इन्फोर्समेंट। ईस्ट यील्ड जो आपकी यील्डिंग है, स्टील जो है पहले यील्ड होता है, मतलब पहले उसमें फेलियर आएगा कंक्रीट से। इन्फोर्समेंट इज लेस देन द बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन से कम ही तो होता है स्टील। प्राइमरी टेंशन फेलियर या प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर भी उसको प्राइमरी टेंशन फेलियर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसको प्राइमरी टेंशन फेलियर या सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। या तो आप सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर कहेंगे इसको, जैसे मैंने यहाँ पर कहा है ओवर इन्फोर्समेंट प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, इसको आप प्राइमरी टेंशन फेलियर बोलते हैं, क्योंकि डक्टाइल की होने की वजह से, क्योंकि टेंशन में पहले फेलियर हो रहा है, यील्डिंग दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी टेंशन फेलियर। डक्टाइल फेलियर इसको बोला जाता है। चलो कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। पहला था स्टील के हिसाब से ओवर इन्फोर्समेंट कंपेयर कर रहे हैं बैलेंस सेक्शन, तो कंक्रीट के हिसाब से पहले फेलियर होगा। इन्फोर्समेंट इज मोर देन द बैलेंस सेक्शन, यहाँ पर आपका प्राइमरी टेंशन फेलियर या सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, बात एक ही है। यहाँ पर आपका प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, डक्टाइल फेलियर है, ब्रिटल फेलियर है। डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट अपवर्ड, मतलब कि अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर है, ये है बीम, तो न्यूट्रल ये सपोज है न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ तुम्हारा शिफ्ट होगा आपका एक्स ए, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जबकि अगर हम बात करते हैं ओवर इन्फोर्समेंट में, तो वो नीचे शिफ्ट हो जाता है। ऑब्वियसली स्ट्रेन इन स्टील इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन,
स्ट्रेन इन स्टील इज लेस देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन, क्योंकि स्टील में तो कम ही रहा होगा ना फेलियर से पहले। मोर डिफ्लेक्शन बिकॉज इज हैज स्टील, क्योंकि स्टील की वजह से फेलियर हो रहा है तो काफी सारा ईल्डिंग लाएगा, डिफ्लेक्ट लाएगा। जबकि लेस डिफ्लेक्शन बिकॉज इट हैज मोर स्टील, साथ ही साथ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस देन द, ऑब्वियसली मैंने समझाया आपका भी बैलेंस सेक्शन से कम रहता है, इसमें ज्यादा रहता है। ये सब तमाम बातें जो है बहुत जरूरी थी आपको सुननी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, लिमिट स्टेट डिजाइन में जो आप करते हैं M20 कंक्रीट के लिए जो विकृत भार है, इसको कहते हैं आप डिफॉर्म्ड जो बॉन्ड स्ट्रेस है, जिसको आप कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। तो विकृत भार कितना होता है, ध्यान रखिएगा जब हम बात करते हैं लिमिट स्टेट डिजाइन की या लिमिट स्टेट मेथड की, तो जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है टाउ बीडी, इसकी वैल्यू होती है 1.2। किस ग्रेड के लिए बता रहा हूँ, किस ग्रेड के लिए बता रहा हूँ, M20 ग्रेड के लिए, क्योंकि आपको M20 की बात की है ना। M20 ग्रेड, अलग अलग ग्रेड के लिए बॉन्ड स्ट्रेस परमिसिबल अलग होता है, लेकिन यहाँ पर बात की है डियर स्टूडेंट डिफॉर्म्ड बार के लिए। तो जब हम वैसे तो प्लेन बार के लिए जो फॉर्मूला होता है फाइव इक्वल टू, सॉरी फाइव नहीं, जो आपका डेवलपमेंट लेंथ होता है, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला आपने सुना होगा, 5 सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ बी। ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली में ये प्रूफ होके आता है किसके लिए, ये आता है आपका प्लेन बार, प्लेन बार, और ये आता है इन टेंशन, टेंशन में जब कुछ बातें आपको लिखा देता हूँ, कुछ बातें लिखा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली में एक बार होता है आपका ये, और एक बार होता है आपका ऐसा, दोनों बार को आप पढ़ते हैं कि सर एक्चुअली में चलो एक बार है आपका ये वाला, इस बार को आप ऐसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आप ऐसे, ये देखो इधर, तो चलो मैं दिखा रहा हूँ। एक बार आपका ऐसा है और एक बार आपका ऐसा है, दोनों बार में डिफरेंस है कि ये तुम्हारे पास इस तरह से कुछ रिप्स लगे होते हैं, इसको बोलते हैं HYSD, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। ये हो गया आपका FE 415 और ये हो गया FE 500, दोनों ग्रेड इसमें ही आते हैं। जबकि जिसका बार का सरफेस स्मूथ होता है, प्लेन होता है, इसको बोलते हैं प्लेन बार या FE 250, इसको बोलते हैं प्लेन बार। प्लेन बार डियर स्टूडेंट, जब इस बार में जो प्लेन बार है, इस बार में जब आप फोर्स लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स, वो भी इस दौरान आपका एक डेवलपमेंट लेंथ डेवलप होता है 5 सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ बी डी। लेकिन कोड ये कहता है कि अगर आप डेवलपमेंट प्रूव करते हैं तो उसमें बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ता है। बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ने का मतलब है कि ऑब्वियसली जब आपका एक सरफेस स्मूथ है स्टील का और एक है, एक में रिप्स ऐसे लगे हुए हैं, तो कंक्रीट और स्टील के बीच में ज्यादा इंटरलॉकिंग इस पे हो पाएगी, इस रिप्स की वजह से इंटरलॉकिंग को मतलब है कि बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड बढ़ने के लिए कोड कहता है कि 60% इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, 60% इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर टेंशन के लिए जो था इसी में इंक्रीज करना है, ठीक है। साथ ही साथ कोड कहता है कि किसी बीम में, आरसी कोई बीम है उसमें अगर कंप्रेशन आ रहा है, तो छोटे छोटे माइनस जो क्रैक पड़ भी रहे होंगे कंस्ट्रक्शन के दौरान, छोटे छोटे माइनर क्रैक जो पड़ भी रहे होंगे कंक्रीट कंप्रेशन के दौरान, प्लेसिंग के दौरान या कॉम्पैक्शन के दौरान, तो वो माइनर क्रैक्स भी फिल हो जाते हैं, तो आपकी मजबूती और बढ़ जाती है, और वो बढ़ जाती है आपकी 25% से, 25% से इंक्रीज हो जाती है। किसमें, ये तुम्हारा हो गया कंप्रेशन के लिए, ये हो गया आपका कंप्रेशन के लिए। और जो 60% है ये होता है तुम्हारे पास HYSD के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें इंक्रीज करना है। जैसे अभी आपका एग्जांपल के लिए बोला था कि भाई टाउ बीडी का वैल्यू जो होता है, अगर हम बात करें स्पेशली 20 के लिए, और LSM में अलग होती है टेबल और WSM में अलग होती है। टाउ बीडी की वैल्यू जो होती है इसमें तुम्हारा होता है 1.2 MPa, न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर अगर HYSD की बात कर रही थी तो टाउ बीडी जो है एक्चुअल में क्या होगा, 60% से इंक्रीज कराने का मतलब है सीधे सीधे 1.6 का मल्टीप्लाई कर दो। इस चीज में 60% से इंक्रीज का मतलब क्या, एक्चुअली में क्या करते हैं आप, 1.2 में इसी का 1.2 का 60% इंक्रीज कराते, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वही तुम्हारी यहाँ पर भी आएगी, और ये आएगी 1.92, कैलकुलेट करके देख लो, और ये भी आएगा 1.92। तो इसलिए कभी भी किसी चीज को इंक्रीज कराना जैसे 60% से, सीधे 1.6 का मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही कभी आपको 25% कंप्रेशन में स्पेशली लिखा हो, 1.25 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, वही आ जाएगा। तो 1.92 आपका आंसर आएगा। कहाँ गया क्वेश्चन, ये था आपका, तो डी ऑप्शन यहाँ आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा कंप्लीटली सही ये वाला, ठीक है। याद रखोगे कहानी को, नहीं रखोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अगेन
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे जरा ध्यान से। रेशियो ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल सैचुरेटेड विद वाटर टू दी दैट इन ड्राई स्टेट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? बहुत ही सिंपल का, शुष्क अवस्था में पानी से संतृप्त सामग्री की संपीड़ित ताकत के अनुपात को के रूप में कहा जाता है, क्या बोलेंगे इस? यार सिंपल है, बोलो। रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल सैचुरेटेड विद वाटर टू दैट इन ड्राई स्टेट, टू दैट इन ड्राई स्टेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब करो। चलिए तो बताओ क्या बोलेंगे इसको? इस बेस पे कहेंगे यार, टफनेस का कोई मीनिंग नहीं है। देखो पकड़ने की कोशिश करो इन ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। जब आप इस तरह का कंफ्यूज हो जाए ना कभी एग्जाम में, टफनेस का मतलब क्या होता है कि कितना वो सडन लोड को झेल पा रहा है, इस तरह से। तो यहाँ पर कोई ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। प्लास्टिसिटी का मतलब था कि वो अपने शेप में ढल पा रही है, किसी मॉड में आप उस शेप को ढेल, मतलब मिट्टी को किसी शेप में ढल पा सकते हैं क्या? जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब आप सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हो तो उस दौरान हम जो है एक प्लास्टिक लिमिट, एक लिक्विड लिमिट ये निकालते हैं। आपको पता भी होगा कैसा ग्राइंड टूल से लिक्विड लिमिट निकाला जाता है। प्लास्टिक लिमिट निकाला जाता है कि रॉड की 3 mm के रॉड की कंपेयर किया जाता है, उसको ऐसा थ्रेड बनाया जाता है, फिर उसको बीज किया जाता है, फिर उसको थ्रेड बनाया जाता है। तो जितना वाटर कंटेंट पर वो टूट जाए उस वाटर कंटेंट को चेक किया जाता है, वही लिक्विड प्लास्टिक लिमिट होता है। तो प्लास्टिक लिमिट का मतलब है कि कितना तक आप जो है एक परफेक्ट पेस्ट बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे जितने भी बर्तन बनाने वाले लोग होते हैं मिट्टी के बर्तन, तो वो प्लास्टिक लिमिट में ला के सॉइल को तब जाके बर्तन बनाते हैं। खैर ये बातें सॉइल मैकेनिक्स की हैं, वहां पर जानेंगे। तो ये भी आपका नहीं था। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस और कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनेस में से सॉफ्टनिंग में से एक होगा। लेकिन जैसे ही आप पढ़ते हो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दैट मींस द सॉइल विद वाटर टू दैट ड्राई स्टेट इज नोन एज। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक्चुअली में सच बताएं तो सॉइल की भी बात नहीं की थी, मटेरियल की बात की थी। तो वो चेक कैसे होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सैचुरेटेड विद वाटर। देखिएगा ध्यान स्टूडेंट कि कोई अगर मैं मिट्टी की भी बात करूं तो आप जैसे उसमें पानी को ऐड करते हैं, सॉइल को भी देखा जाए तो आप एडिशनल जब मान लेते हैं कोई वाटर है, कोई सॉइल है और उसमें क्या करते हैं आप एडिशनली कोई वाटर को मिक्स करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या देखते हैं आप, उसमें सॉफ्टनेस बढ़ती है, उसमें जो मुलायम है वो ज्यादा होती है। तो आप यही तो कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर सी ऑप्शन आप कहेंगे फटाफट से। नेक्स्ट करते हैं जी, नेक्स्ट करते हैं जी। यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब देना है आपको आराम से, आराम से। इन द लेबलिंग सर्वे वर्क द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन टू द स्टाफ स्टेशन आफ्टर द शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड द लास्ट स्टाफ रीडिंग टेकन टू स्टाफ स्टेशन बिफोर द इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आर। समतल सर्वेक्षण में लेबलिंग में कार्य में उपकरण को स्थानांतरित करने के बाद स्टाफ स्टेशन पर ले जाया गया पहला स्टाफ रीडिंग और उपकरण को स्थानांतरित करने से पहला स्टाफ स्टेशन पर ले जाया गया अंतिम स्टाफ रीडिंग। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से जवाब करना, जवाब करना कर्मागत है, एक साथ नहीं जवाब करोगे, कर्मागत है। पहला तो यहां तक एक पढ़ें, पहली रीडिंग यह है, स्थानांतरण करने के बाद स्टाफ स्टेशन पर ले जाया गया पहला स्टाफ रीडिंग, पहली बात तो यह है। और दूसरा है कि उपकरण को स्थानांतरित करने से पहले स्टाफ स्टेशन पर ले जाया गया अंतिम स्टाफ रीडिंग। ये देखो जी कंफ्यूजन बनता है? कंफ्यूजन है जी, जीवन में बहुत कंफ्यूजन है जी। देखो मान लेते हैं कि आपके पास कोई आपका फील्ड है जी, ये फील्ड है कोई, सपोज दैट यहां से MSL इधर है, मीन सी लेवल इधर है, मीन सी लेवल से आपने पहले ये RL लिया, ये कोई हाइट लिया, ठीक है, आपका ये पॉइंट जो है यहाँ पर कोई भी हाइट मान लेते हैं। यहाँ पर आपने एक इंस्ट्रूमेंट रखा और इंस्ट्रूमेंट से पहला ही जो रीडिंग लिया वो जो रीडिंग होता है स्टाफ की मदद से वो बैक साइड लिया, उसको बोला जाता है बैक साइड। पहला रीडिंग ऑफ दी लेवलिंग, दिस इज द बैक साइड। हमने क्या कहा कि हमारे पास जो स्टाफ है सर, एक्चुअली में जो स्टाफ है, स्टाफ की हाइट जो है एक लिमिटेशन में होती है। सपोज दैट इस स्टाफ की हाइट जो है लगभग आपके 3 मीटर का है। वैसे स्टाफ आपका जो होता है, स्टाफ जो होता है या तो 3 मीटर में होता है या तो 4 मीटर में होता है, 3 मीटर से 4 मीटर। और रेंजिंग रॉड 2 मीटर से 3 मीटर में होता है, रेंजिंग रॉड 2 मीटर से 3 मीटर और स्टाफ 3 मीटर 4 मीटर। ओके, तो आपने मान लेते हैं कि आपके पास जो स्टाफ है मतलब कि वो 3 मीटर का, एग्जाम्पल के लिए मैंने कह दिया कि 3 मीटर का स्टाफ है। कितना है? 3 मीटर का स्टाफ है। इस स्टाफ की मदद से ही पूरी रीडिंग लेंगे। मान लेते हैं कि दूसरा जो रीडिंग लेना है आपको वो आपकी 2.5 मीटर है, सपोज दैट 2.5 मीटर है।
तो आपने ये 2.5 मीटर कर सकते हैं, ऑब्वियसली 2.5 मीटर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 3 मीटर का स्टाफ है। मान लेते हैं कि दूसरी रीडिंग आपके पास और है जो कि मान लेते हैं कि 3 मीटर की है, तो ठीक है, इसको भी मेजर आपने कर लिया। लेकिन दूसरी जो रीडिंग है, सपोज दैट दूसरी जो डेप्थ है वो इससे ऊपर होगी। देखो ना, डेप्थ आपका फॉल हो रहा है, ये जो फील्ड है आपका एरिया है, फील्ड फॉल हो रहा है, तो मतलब ये डेप्थ जो है आपकी 4 मीटर भी हो सकती है, 3.5 हो सकती है, 3.2 हो सकती है। अब इससे मेजर नहीं कर पाएंगे आप, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है भाई, आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि 3 मीटर से ऊपर आप जा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास स्टाफ ही नहीं है जिससे आप रीडिंग ले पाए। तो डियर स्टूडेंट, ये जितनी भी आपकी होंगी, जैसे कि ये कहलाएगा इंटरमीडिएट साइट, इसको कहेंगे IS इंटरमीडिएट साइट। लेकिन अब आपके पास इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट को यहां से उठा के यहां पे लाना पड़ेगा। इस इंस्ट्रूमेंट को यहां पर लाओगे, अब फिर से वही प्रोसेसिंग, क्योंकि आपको फिर से वही प्रोसेसिंग है। लास्ट तुम्हारा यहां पर माना स्टेशन है, यहां तक की रीडिंग लेनी। अब समझो जरा ध्यान से, मान लेते हैं कि जब आपने पहला इंस्ट्रूमेंट लिया, ये तुम्हारा जब इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया, अब समझो क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। जब इंस्ट्रूमेंट को आपने चेंज किया, ये अपनी मर्जी से नहीं किया है कि सब पगला गए थे क्या कि जो चेंज करना पड़ा, पगला गए थे, नहीं। यहां पर जो मेन प्रमुख जो बात थी, मेन पॉइंट जो था वो ये था कि आपके पास स्टाफ जो है उतनी हाइट का नहीं था, और आपका हॉल ज्यादा फॉल होते जा रहा था, आपको और रीडिंग लेनी थी, आपको और ज्यादा चेक करना था लेवलिंग। लेकिन आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अब आपको चेंज करना पड़ रहा है। टर्निंग पॉइंट इसको बुलाता है, इसको बुलाता है टर्निंग पॉइंट, इसको बुलाता है टर्निंग पॉइंट। ये यहां पर आपने चेंज किया, तो जैसे ही आपने चेंज किया तो पहली रीडिंग आपको लेनी पड़ेगी ये। तो डियर स्टूडेंट, जो पहली रीडिंग आपने ली होगी, ये हाइट जो ली गई होगी, फिर से ये आपका बैक साइड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बैक साइड BS कहलाएगा। क्लियर है? बैक साइड कहलाएगा। वेरी गुड। यहां पर डियर स्टूडेंट, जब आपने टर्निंग पॉइंट दिया, तो टर्निंग पॉइंट तक तुम्हारा ये जो हो गया, ये सीधे सीधे आपका 4 साइड हो जाता है। मतलब कि सबसे पहली रीडिंग हो गई बैक साइड, और टर्निंग पॉइंट से पहले भी जो रीडिंग होगी यहां पर, जहां पर आपने चेंज किया इंस्ट्रूमेंट, वहां पर होगा ये 4 साइड। और 4 साइड और बैक साइड के बीच में जितना भी रीडिंग लिया होगा, ये तुम्हारा सब कहलाएगा। हो सकता है कि आपने एक यहां पर ले लिया हो 2.7 का, मान लेते हैं, तो ये भी किस में गिना जाएगा? ये भी इंटरमीडिएट साइड में गिना जाएगा। लेकिन टर्निंग पॉइंट से पहले जस्ट लास्ट होगा वो आपका 4 साइड कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलो, मान लेते हैं कि यहां तक कि आपने लेबलिंग करनी है, तो आपके पास ऑप्शन ये है। सपोज दैट आपने एक रीडिंग और ली और ये पाया गया कि आप इस स्टाफ की मदद से मेजर कर पा रहे हैं, तो ये सपोज दैट 2.2 है। क्लियर है? दूसरा आपने एक और रीडिंग लिया, सर ये 2.7 हो गया, वेरी गुड। एक और रीडिंग लिया, सर ये हो गया 3 पॉइंट, वेरी गुड। ऑब्वियसली 2.9, और यहां पर तुमने लेबलिंग वर्क खत्म कर दिया, ये लेबलिंग वर्क फिनिश हो गया, लेबलिंग फिनिश, LF लिख रहा हूं, लेबलिंग फिनिश हो गया इस पॉइंट तक। तो डियर स्टूडेंट, पहला रीडिंग जो था आपका बैक साइड था, वेरी गुड। उसके बाद यहां पर लेबलिंग फिनिश हो गया। हो सकता है कि फिर से आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को यहां पर टर्निंग करना पड़ेगा, लेबलिंग पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर से वही प्रोसेसिंग चलेगी, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड। लेकिन जहां पर आपका लेबलिंग वर्क खत्म होगा, जहां पर लेबलिंग वर्क खत्म होगा, वो कहलाएगा 4 साइड। जहां पर लेबलिंग वर्क खत्म होगा वो कहलाएगा 4 साइड। एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर से, जहां पर आपका लेबलिंग शुरू होगा बैक साइड, टर्निंग पॉइंट से पहले 4 साइड, उसके 4 साइड और बैक साइड के बीच में इंटरमीडिएट साइड जितना भी होगा, साथ ही साथ टर्निंग पॉइंट जैसे आएगा आपका नया इंस्ट्रूमेंट चेंज किया, चेंजिंग पॉइंट, तो यहां पर पहला रीडिंग अगेन बैक साइड। लास्ट जहां पर आपका सर्वे खत्म हो रहा है, लेबलिंग खत्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4 साइड। अगेन इंटरमीडिएट सारे कहलाएंगे, ये इंटरमीडिएट खत्म हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि जब आपने चेंज किया इंस्ट्रूमेंट को, तो पहला ही जो रीडिंग लिया तो ये हो गया बैक साइड, तो पहले का आंसर आ गया बैक साइड। और उसने कहा कि अंतिम जो साइड लिया होगा, अंतिम जो लेवल मतलब कि रीडिंग लिया होगा, तो ये हो गया 4 साइड। तो आ गया आपका आंसर 4 साइड एंड बैक साइड। कंप्लीटली समझ आया है? कुछ दिक्कत नहीं है? तो आपका बैक साइड और 4 साइड आपका कंप्लीट आंसर होगा। और यहां पर देखिएगा, तो बैक साइड एंड 4 साइड कहां पर है? ये वाला नहीं, ये वाला डी वाला, बैक साइड डी वाला ऑप्शन जो है इधर दिख नहीं रहा है, तो मैं दिखा देता हूं। बैक साइड एंड 4 साइड ये लिखा हुआ है, गलती मत करना। सी वाले ऑप्शन में देखो 4 साइड और बैक साइड लिखा है, लेकिन गलती मत करना, डी होगा, डी ऑप्शन। यही बोला भी गया था, देखो स्टाफ बोला गया था, फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन टू दी, फर्स्ट स्टाफ रीडिंग, देखो पढ़ो अब, फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन टू दी स्टाफ स्टेशन आफ्टर दी शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट, एंड लास्ट स्टाफ रीडिंग टेकन टू द स्टाफ स्टेशन बिफोर द इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्ट। अगेन अगर वो शिफ्ट किया गया है तो उससे पहले देखो ना, अगेन वो शिफ्ट करा गया था। मान लेते हैं कि यहां तक आप आ गए थे, फिर से आपने IS लिया, फिर से आपका ये तुम्हारा फिर से शिफ्ट करना पड़ा, तो शिफ्ट से पहले भी तो आपका FS कहलाता है ना। शिफ्ट से पहले का जो अंतिम था वो भी F4 साइड था, जैसा नॉट। चलिए फिर बिल्कुल समझ गया आप बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है अभी,
हमारे पास आपके 4 महीने का समय है। इस बीच मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपसे 15 पेपर तो कम से कम कराऊंगा, 15 न सही तो 12 पेपर सब जरूर कराऊंगा। और ये गारंटी दे रहा हूं कि अगर मेरे साथ एक एक क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं हर एक पेपर के साथ, तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन तो होगा ही, लेकिन चीजों को भी आप सीखते रहोगे। ये बात ध्यान रखना, सीरियसली, ईमानदारी से, ठीक है। चले, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द बिल्ट अप प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल इज कॉल्ड। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कई बार इस बात को डिस्कस किया है कि कहीं पर विदाउट डिसमेंटल लिखा गया हो वो अलग है, और जब लिखा हो विद डिसमेंटल्ड वो अलग है। दोनों बात को ध्यान से समझना है। एक निर्मित संपत्ति है, कोई आपकी स्ट्रक्चर है, कोई प्रॉपर्टी है, बनाई गई है, उसके उपयोगी जीवन के अंत में नष्ट किए बिना, मान लेते हैं कि आपके कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग था, मान लेते हैं वो बिल्डिंग अभी तक आपने पूरे जीवन तक, काफी समय तक आपने उसका यूज किया, लेकिन अभी वो ध्वस्त नहीं भी है, डिसमेंटल, नष्ट नहीं भी है, तो उसका अनुमानित मूल्य कहलाता है। उसका जो वैल्यू है, उस वैल्यू को क्या नाम देते हैं कि यार इसकी बोली वैल्यू कितनी होगी, तो उस बोली को बोला जाता है साल्वेज वैल्यू। लेकिन यहीं पर बोला जाता है, ये सब लाइन वही होती, सारी की सारी लाइन वही होती, बस एक जगह पर चेंज होता, बोला जाता है यूजफुल लाइफ विद डिसमेंटल्ड। अगर वहां पर बोला जाता है नष्ट करने पर, नष्ट करने पर बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है, तो उसकी वैल्यू तो और कम होती है, स्क्रैप वैल्यू कम ही होगी ऑब्वियसली। और कंक्रीट की तो बहुत ही खत्म स्क्रैप वैल्यू है। आपको पता है कि स्टील की स्क्रैप वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। मान लेते हैं कोई आपका टूटा हुआ कोई घर है, मान लेते हैं, तो वहां से जो स्टील निकाला जाता है उसकी स्क्रैप वैल्यू काफी होता है, वो फिर भी ज्यादा बिकता है, काफी पैसों में बिकता है। लेकिन जो अगर कंक्रीट होगा टूट फूट के, तो वो क्या बिकेगा, वो तो ग्राउटिंग में ही कहीं पर डालने का काम आएगा। कोई रोड अगर आप बना रहे हैं, कोई नई रोड बना रहे हैं, नई रोड, तो उसमें आपके जीएसबी में कहीं डाल सकते हैं ना, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू कम होती है कंक्रीट की। चलिए, तो ये बातें हम आगे करते रहेंगे और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। स्क्रैप वैल्यू इज द सेल वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटेरियल, डिसमेंटल, नष्ट हुई, नष्ट होने के बाद, नष्ट हुई, ऑफ एन असिस्ट एट द एंड ऑफ द यूजुअल लाइफ। Scrap value is the counted in the calculation of depreciation of the property generally at the rate of 10% of cost। ध्यान रखिएगा, 10% of cost of the structure, इसके साथ हम depreciation के साथ इसको कैलकुलेशन करते हैं। समझे बात को। salvage value अभी बताया आपको, the salvage value is the estimated value of the assist without dismantling at the end of the useful life, ठीक है। book value is the amount of shown in the account book after the allowing necessary depreciation। the book value of the property at the particular year is that original cost minus amount of the depreciation allowed per year and will be gradually reduced year to year at the end of the utility period of the property। the book value will only scrap value। market value, the market value of the property is the amount which can be obtained at any particular time from the open market if the property is put for the sale। the market value will differ from the time to time according to demand and the supply। तो ये बात हो गई खत्म। चलिए जी, बात करते हैं आगे। इसका आंसर आपको पता लग ही गया होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं, सैल्वेज वैल्यू था, स्क्रैप वैल्यू तो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। if the quadrantal bearing of the line AB is south 31 degree 35 minute east, then the whole circle bearing equal to, अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, यदि एक रेखा AB का चतुर्भुज असर है ना, बियरिंग मतलब इसको बोला जाता है, बियरिंग को, क्वाड्रेंटल बियरिंग को असर बोला जाता है हिंदी में, जो लोग पढ़ते होंगे, इसका पूर्ववर्त असर बार। अब देखिए हिंदी में जो पढ़ते हैं, अब मुझे तो यहाँ पर बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे और आप भी इंग्लिश में जो लोग पढ़ते हैं तो अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो हिंदी में पढ़ते हैं उसको सहूलियत लग रही है तो अच्छी बात है। वैसे तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं यार कि बहुत सारी टेक्निकल लैंग्वेज जो है इंग्लिश में ही पढ़ा करो, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से पढ़ भी रहे थे अभी तक तो। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे हमें पढ़ना है क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। पढ़ेगा ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ेगा। क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ लाइन, यहाँ पर आपको रिड्यूस बियरिंग दे रखा है और आपको होल सर्कल बियरिंग में निकालना है। कितना दे रखा है? 31 डिग्री 35 मिनट। कर लेते हैं, आपके साथ ही कर लेते हैं, आपके साथ ही कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको बड़े हल्का सा मैं आपको बढ़िया से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये स्टूडेंट काम करता हूँ मैं, अच्छा सा पेन निकालता हूँ आपको समझाने के लिए, अच्छा सा पेन निकालता हूँ भाई, कि बिना समझाए तो मैं आपको मानूंगा नहीं। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सर एक्चुअली में ये है ट्रू नॉर्थ,
और ये है आपका ट्रू साउथ। ठीक है, ओके ठीक है, ट्रू साउथ हो गया। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक बियरिंग की कोई बात नहीं की, तो इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल शब्दों में जवाब करना है। इसको आप कहते हैं सर बना देता हूँ, ये हो गया सर ट्रू नॉर्थ, ये हो गया सर ट्रू साउथ, वेरी गुड। इसको कहते हैं सब आप ईस्ट, और इसको कहते हैं वेस्ट, पूरब दिशा पश्चिम दिशा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, बियरिंग बनाओ। बियरिंग क्या बोला है आपको, साउथ से 31 डिग्री 35 ईस्ट बोला है, मतलब कि बियरिंग जो है ईस्ट की तरफ है। एक लाइन को पहले ड्रॉ करो, एक लाइन को पहले ड्रॉ करो, ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो एंगल है ईस्ट की तरफ है, वो कितना है आपके पास, एंगल जो है वो कितना है, एंगल को दिखाओ जरा। एंगल है सर 31 डिग्री 45 मिनट, 31 डिग्री 45 मिनट आपके पास एंगल हो गया। ठीक है, 31 डिग्री 45 मिनट हो गया काम, वेरी गुड। आपको चाहिए क्या है, अब आपको चाहिए होल सर्कल बियरिंग। प्यारे विद्यार्थी, होल सर्कल बियरिंग जो हमेशा हम लेते हैं, वो हमेशा कैसे लेते हैं, आप ट्रू नॉर्थ से ही लेंगे, ऑब्वियसली नॉर्थ से लेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। तो आप 180 डिग्री में से घटा दो ना यार, आप लोग सब लोग जानते हैं, बचपन की बात है, ये पूरा 180 डिग्री होता है। 180 में से ये घटा दो, मतलब कि ये जो एंगल होगा 180 डिग्री में से घटा दो 31 डिग्री 35 मिनट, तो आ जाएगा क्या। और मैंने आपको बार बार आगाह किया है कि कभी भी अगर ऐसा करना हो तो 180 डिग्री से कभी मत घटाइएगा, 179 डिग्री आपको घटाना पड़ेगा 60 मिनट से, 31 डिग्री और 35 मिनट। ऐसे क्यों किया सर, अब घटाओ इसको, 10 में से 5 गया 5, इधर आपका 5 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 25 मिनट, 9 में से 1 हो जाएगा आपका 8, और यहां पर हो जाएगा 4, 148 डिग्री 25 मिनट। ऐसा कहीं है क्या, बिल्कुल है सर। तो 148 डिग्री 25 मिनट होगा। डियर स्टूडेंट, कई लोग जो है जल्दीबाजी में एग्जाम में सीधे सीधे घटाने लगते हैं 180 डिग्री, और फिर यहाँ 0 कर देते हैं, और यहाँ पर नीचे रख देते हैं 135 डिग्री 35 मिनट, और यहाँ 10 में से 5 करने लगते हैं। डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल गलत है, कभी भी मत करिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री में, कई बार बता चुका हूं आपको पिछली क्लासों में, 1 डिग्री जो बराबर होता है 60 मिनट के, तो 180 डिग्री को 179 डिग्री 60 मिनट भी लिख सकते हैं, और उसी के हिसाब से घटाना चाहिए, क्योंकि आपका मिनट में से मिनट घटना चाहिए और डिग्री में से डिग्री घटाना चाहिए। जल्दीबाजी में बहुत सारा विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करता है, डिग्री में से मिनट घटाने लग जाता है, और इसी वजह से आंसर जो है गलत आता है। इसलिए ऐसा मत करिएगा, आपको सी ऑप्शन इस तरीके से ही आना था। चलिएगा, मुझे बता सब लोगों को समझ आया क्या, बिल्कुल आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कंसिडर्ड एज द हार्ड सरफेस ऑफ लाइनिंग। चलो जवाब करो भाई, हार्ड सरफेस ऑफ लाइनिंग, जवाब करो जी, क्या होगा इसका जवाब। हिंदी में भी लिखा है आपके लिए, बिल्कुल बाकायदा, कोई सोचने की जरूरत है ही नहीं, हिंदी में भी लिखा है बाकायदा, हिंदी में भी लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए हार्ड सरफेस लाइनिंग ऑफ कैनाल। निम्नलिखित में से किस नहर की कठोर सतही परत नहीं माना जाता है, मतलब नहीं माना जाता है, कठोर परत नहीं माना जाता, ये पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सा जवाब था, बिल्कुल सिंपल है। देखो, प्लास्टर लाइनिंग तो होगा ही, प्लास्टर आप सीमेंट का ही करते हैं, मान लो ये भी भाई आपका हार्ड सरफेस होगा, ये भी हार्ड होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। बॉर्डर लाइन है, मतलब कि पत्थर का है, तो वो तो और भी हार्ड होगा। एस्फाल्टिक, एस्फाल्ट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट बिटमिन, और बिटमिन और कंक्रीट दोनों हो जाए तो भैया सोने में सुहागा हो जाए, तो ये तो और ज्यादा हार्ड है। तो मतलब कहेंगे कि जो हार्ड नहीं है वो एक ही है भाई, सॉइल सीमेंट इसको कहते हैं, सॉइल सीमेंट। जहां मिट्टी का प्रयोग हो रहा है तो वो तुम्हारी बहुत हार्ड नहीं होगी, तो आप कहेंगे कि इनमें से कोई कठोरी सतह परत नहीं मानी जाती है। हार्ड सरफेस लाइनिंग ऑफ कैनाल कैन नॉट बी कंसिडर्ड, मतलब कंसिडर नहीं करेंगे जिस दौरान, तो यही कहलाएगी। तो बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल सर्वेक्षण का सिद्धांत कौन है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, अरे क्वेश्चन शायद 2 बार आ गया ना, 100 क्वेश्चन में शायद 2 बार आ चुका है भैया, 2 बार आया, एक ही बार आया होगा शायद, चलो कोई नहीं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन सर्वेइंग, कहां गया, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, प्लेन सर्वेइंग। आप ये बात जानते हैं कि अगर आप बहुत कम एरिया पर हैं, खासकर 260 किलोमीटर के स्क्वायर के एरिया पर कर रहे हैं, इससे कम पर कर रहे हैं, तो आप प्लेन सर्वेइंग को दोहराइए, प्लेन सर्वे को करिए। लेकिन जब इससे ऊपर करते हैं तो आप जियोडेटिक सर्वे करते हैं। मतलब कि आपने पढ़ा हुआ है कि प्लेन सर्वे का मतलब है कि जब आप अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं, और जियोडेटिक सर्वे का मतलब है कि जब आप अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। और ये सच भी है, अर्थ का कर्वेचर जो है गोला का, मतलब कि आप अर्थ का जो सरफेस है वो कर्वेचर है, तो वो लेना जरूरी भी है।
चलिए, तो हम कहते हैं कि सर ये हो जाता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। क्या वर्किंग फ्रॉम, ये देखो पार्ट होल, बिल्कुल गलत बात। पॉइंट टू एरिया, बिल्कुल गलत बात। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, इससे होगा क्या कि एरर जितना भी हो रहा होगा वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, एक जगह पर नहीं होगा, बढ़ता नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान रखना, हम कहीं ना कहीं एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं इस प्रिंसिपल से। एक प्रिंसिपल और होता है, एटलीस्ट लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, 2 मेजरमेंट के हिसाब से तीसरा पॉइंट का जो हम लोकेशन पता लगाते हैं, एक प्रिंसिपल वो भी चलता है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी में लिखा है आपके लिए, बहुत अच्छे से जवाब करना आपको, और बहुत ही सरल जवाब है। पढ़ लो आप पहले तो। द सैचुरेशन कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी एंड द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉइल आर 47, 27 एंड 40%, 14% रिस्पेक्टली। अवेलेबल मॉइस्चर फॉर द क्रॉप ग्रोन इन द फील्ड। मिट्टी की संतृप्ति क्षमता, हिंदी में पढ़िएगा, खेत की क्षमता और स्थायी गलन बिंदु, गलन बिंदु का मतलब है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, वो दे रखा आपको 47%, 27%, ये सब बातें दी हुई हैं। मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों के लिए उपलब्ध नमी क्या है, मॉइस्चर पूछा गया है, ठीक है। अवेलेबल मॉइस्चर फॉर द क्रॉप ग्रोन इन द सॉइल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये तुम्हारा इरिगेशन इंजीनियरिंग से है, ये भी आपको बता दूं। जब हम लोग पढ़ते हैं सिंचाई इंजीनियरिंग तो इरिगेशन इंजीनियरिंग से है ना। जवाब करो, पढ़ तो लिया होगा, नहीं पढ़ा? चलिए ये स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पर देखिए कंफ्यूज कहीं होना नहीं है। हल्का सा अगर आपने इंजीनियरिंग थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आपको, हल्का सा याद दिलाते हैं कि जब हम लोग पढ़ते थे इरिगेशन इंजीनियरिंग में, थोड़ा सा बता देता हूँ कुछ फील्ड, एक बात थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको। कुछ याद होगा ऐसा हम बनाते थे कि भाई हम इस फिगर की मदद से ऐसा कुछ बनाते थे, ध्यान से सुनना। कि सबसे पहले ये होता था आपका सैचुरेशन कैपेसिटी, यहाँ पर आपका फुल पानी होगा सैचुरेशन कैपेसिटी, उसके जस्ट नीचे होता था आपका फील्ड कैपेसिटी, ठीक है ना, फील्ड कैपेसिटी। उसके बाद आता था आपका तुम्हारे पास यहाँ पर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसको बोलते थे PWT, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, PWP, ओके। तो आप परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से ऊपर ये वाला जो होता था आपका अवेलेबल वाटर होता था, मतलब कि सॉरी कैपिलरी वाटर, ये बोलेंगे आप, ये तुम्हारा कैपिलरी वाटर है, इतना इतना पानी जो है चाहिए है, कैपिलरी वाटर, वेरी गुड, इतना पानी चाहिए है कम से कम पानी उसके लिए। लेकिन इससे भी आगे तुम्हारा फिर होता था रेडली अवेलेबल वाटर, उस पर नहीं जाऊंगा। अभी देखिएगा डियर स्टूडेंट, इतना पानी केवल मैं मोटे मोटे तौर पर कह रहा हूं, उसके बाद तुम्हारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी होता है, रेडली अवेलेबल वाटर भी होता है इसके ऊपर, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी, बस इतना पूछा गया है नॉर्मली जो पानी जो आपको चाहिए होता है वो कैपिलरी वाटर चाहिए होता है। किसी भी पौधे का, किसी भी प्लांट की ग्रो के लिए कैपिलरी वाटर की जरूरत पड़ती है, और वो जो है कैपिलरी वाटर इन दो पॉइंट्स के बीच का होता है, एक फील्ड कैपेसिटी इस कंडीशन पर पहुंचे, और एक PWT होता है। PW के डी के परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के नीचे अगर जाता है, पानी की कमी इतनी कम हो जाती है, तो विल्टिंग का मतलब ही होता है सूखना, जो पेड़ जो है, पौधा जो है मुरझाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर इसके नीचे कभी जाना नहीं चाहिए पानी को, मतलब उसमें मॉइस्चर इतना होना ही चाहिए पेड़ की जड़ों में कि आपका PWP से ऊपर हो और फील्ड कैपेसिटी नीचे हो। एक्चुअली में फील्ड कैपेसिटी ऊपर भी हो जाएगा तो उसको भी वाटर लॉगिंग कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी से भी ऊपर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब है कि किसी जगह पर परमानेंटली पानी का इकट्ठा रहना, या वाटर टेबल जो नीचे होती है ग्राउंड लेवल, वो ग्राउंड लेवल पर ही जब आ जाती है। इस वजह से जो हमारा एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जो आपका प्लांट्स का रूट जोन है उस पर एयर सर्कुलेशन नहीं होता है, पेड़ तब भी सड़ने लगता है, ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखना। तो पेड़ के लिए ग्रो होने के लिए, अच्छी ग्रो होने के लिए, फसल के लिए आपको इस पानी की जरूरत होती है, और उस पानी का जो लिमिट है फील्ड कैपेसिटी माइनस PWP के नीचे ही है क्या। तो पेड़ के ग्रो होने के लिए, अच्छे से ग्रो होने के लिए पानी के जो लिमिट है फील्ड कैपेसिटी से नीचे और PWP से ऊपर होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर यही तो पानी है, FC माइनस PWP क्या। अब आते हैं क्वेश्चन पर, यहां पर आपके पास दो चीजें दिखी थी, एक आपको सैचुरेशन कैपेसिटी दिया था, देखेगा वो दिया था 47%, एक दिया था आपको परमानेंट फील्ड कैपेसिटी, और फील्ड कैपेसिटी दिया FC लिख रहा हूं 27, और एक दिया था आपके पास, अरे क्या दिया था, दूसरा दिया था आपके पास नेक्स्ट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP, और ये कितना दिया था परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये दिया था सर 14%, ये दिया था सर 14%। अब यहां पर आपको मैंने अभी जस्ट बताया है कि पेड़ की अवेलेबल मॉइस्चर क्या है, मतलब कि बहुत अच्छे से ग्रो करे क्रॉप, तो ये होता है आपका फील्ड कैपेसिटी माइनस PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो आप 27 में से सीधे घटा देते 14 को, और इसको घटाएंगे तो 13% का वो पानी होगा, बिल्कुल सही आपका जवाब हो गया। तो सी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा।
सी ऑप्शन आपका 13%, 13% जो है कंप्लीटली सही हो जाएगा। कितने लोगों ने समझा यहाँ पर? सर समझ ही नहीं आया हमको। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहां पर थोड़ा सा भी आपको मीनिंग फॉर्मूले का नॉलेज होता, शायद आपने मीनिंग फॉर्मूला कभी जीवन में सुना ही नहीं होगा। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सीवर पाइपलाइन है, सीवर का मतलब जिसमें कि सीवेज जाता है, वेस्ट वाटर जाता है, कैरी आउट होता है। पाइपलाइन ए और बी दो है, जिसमें कि डायमीटर सेम है और सेम मटेरियल से बना हुआ है, और ये किसी स्लोप पर गया है जिसका कि स्लोप है 1:225 एंड स्लोप इन 1:625। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग कैपेसिटी। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात आपको समझानी बहुत जरूरी हो रही है। आपने पढ़ा होगा डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। हम बचपन से पढ़ के आते हैं क्या इसको, डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। और जब बात करते हैं किसकी, तो मोटे मोटा लिखाता हूं आपको, मोटा मोटा लिखाता हूं आपको, आप भी क्या याद करो, आप भी क्या याद करोगे। डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी आपने लिखा है, वेरी गुड। एरिया का वेलोसिटी यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, यहीं से तो इसका यूनिट बनता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऐसा नॉट। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम, हमारे काम है थोड़ा आगे। ये स्टूडेंट आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, मेनिंग फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला? मेनिंग्स फॉर्मूला। मेनिंग्स फॉर्मूला सर इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं हम? इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीवर का डिजाइन के दौरान, सीवर डिजाइन जो करते हैं, सीवर का मतलब होता है एक पाइपलाइन, कंक्रीट का पाइप, जिसमें कि बहुत सारा जो घर का, हाउस होल्ड का जो सीवेज जाता है, सीवेज का मतलब वेस्ट वाटर, ये या तो आप एसटीपी में ले जाओ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाओ, या किसी रिवर या नाले में डाल दो, यही तो होता है ना। तो इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को सीवर लाइंस को, या सीवर डिजाइन जब आप करते हैं तो उस दौरान आप वेलोसिटी को जो मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं मेनिंग फार्मूला से, और मेनिंग फार्मूला होता है 1/n r⁴ और s⁴1/2। दिस इज द मेनिंग फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यस और नॉट, सब लोगों को याद है। यहीं से जब आप डिस्चार्ज का फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वी, वी का वैल्यू होता है 1/n, सीधे लिख ले रहा हूं 1/n r⁴ एंड s⁴1/2। तो ये फॉर्मूला अगेन आपका डिस्चार्ज का पूरा एप्लीकेबल होता है सीवर डिजाइन में, ओके, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बोल रहा है कि आपका डायमीटर सेम है, यहां पर क्या कह रहा है, डायमीटर सेम है, यहां पर बोल रहा है डायमीटर सेम, तो आपका ए कांस्टेंट हो गया, एरिया कांस्टेंट हो गया, इसको नकार दे रहा हूं, एरिया कांस्टेंट हो गया, वेरी गुड। यहां पर आर इज इक्वल टू होता है हाइड्रोलिक रेडियस ए बाई पी, तो जब आपका डायमीटर सेम है, एरिया सेम है, तो ऑब्वियसली आर भी सेम हो गया, इसको भी हटा दो, ठीक है ना। रफनेस कोएफिशिएंट भी कोई बात नहीं करिए, तो मतलब कि यहां पर जो चेंज है बस स्लोप है, तो जब स्लोप चेंज है तो आप लिखेंगे q1/q2 इज इक्वल टू s1 का पावर 1/2 अपॉन s2 की पावर 1/2। क्या? क्योंकि आप सीधे सीधे देख रहे हैं डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, जितना ज्यादा स्लोप होगा सीवर में उतना डिस्चार्ज ज्यादा होगा, तो यही चीज उसने कहा कि डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, q1/q2 इज इक्वल टू s1 टू पावर 1/2 इज इक्वल अपॉन s2 पावर, ऐसा भी लिख सकते हैं s1/s2 टू होल पावर 1/2, बात एक ही है, बिल्कुल घबराने की जरूरत कतई नहीं है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, वैसे मैंने शायद इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा आपको लिख करा हो, देख लेते हैं, समझ गए ना, सारा का सारा कहानी को समझ गए, चलेगा। तो यही पूछा भी गया था एसएससी में, एसएससी में यही चीज पूछा भी गया था, शायद आपके पास इसका एक्सप्लेनेशन हो, तो ये बातें कही है, बस एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको करना है, इसका जवाब आपको करना है। देखो जवाब आपको करना है डियर स्टूडेंट, देखो कैसे करेंगे। हमारे पास मैंने कहा था कि q1/q2 लिखो आप, क्योंकि उन्हीं दो का रेशियो भी पूछा गया है, q1 q भी एक ही बात है, ठीक है ना, दूसरा पाइप q भी बोल दो, एक ही बात है। उसी को आपने बोला था कि s1/s2 का जो है आप स्लोप का हाफ कर दो, बात एक ही है। पहले वाले का जो स्लोप है पहले वाले का, तो वो रखा गया 1/25, ठीक है, और अपॉन में रखा गया नीचे दूसरा जो स्लोप है 1/625 रखा गया, यस स्टूडेंट, है ना, यही तो है। या आप सीधे सीधे इसका होल पावर लिख सकते हैं, सीधे सीधे बात एक ही है, 1/2, है ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से, बिल्कुल थोड़ा सा आपको आसानी से आ जाएगा ये सवाल, ये आ जाएगा 5/3, इसको कैलकुलेट करेंगे 5/3। समझ भी रहे हो कुछ तो समझे हो भैया? दोनों समझ रहे हो कुछ? ये बातें मैंने कही हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कई बार बता रखी है यार, कई बात बता रखी है प्यारे विद्यार्थियों। कोर वाटरिंग इन द इरिगेशन इज डिफाइंड एज, कोर वाटरिंग इन इरिगेशन इज डिफाइंड एज, कोर वाटरिंग क्या बोला था, सारा का सारा फिनोमिना को समझो, सारा का सारा फिनोमिना समझो। एक्चुअली में कहानी कहां से शुरू हुई है, कहानी शुरू हुई है सर, बहुत शुरू कहां से हुई है उसको समझो। कहानी शुरू हुई है साहब यहां से, कहानी शुरू कहां से हुई है समझो।
समझाते हैं आपको कहानी का शुरुआत कहाँ से हुई है। ये सबसे पहले डियर स्टूडेंट, ये एक आपकी एक लाइन बनाना चाहता हूँ, एक लाइन बनाना चाहता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये है लाइन। इस लाइन की मदद से आपका कंप्लीटली समझ आ जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीटली समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इधर देखो, अब काम करो, क्लीन ही करो यार, इससे होगा ना ये। नहीं रहा, चलो अब ठीक है। अब देखो इधर, देखो इस तरह, इधर देखो, हमने बार बार आपको समझाने की कोशिश करी है और मैंने हर बार यही समझाया आपको कि जब आप फसल को बोते हैं, उगाते हैं, मतलब कि यहाँ पर आप सोइंग का जब कर रहे हैं, सोइंग का मतलब होता है बोना, यहाँ पर आप फसल को बो रहे हैं, तो बोने से पहले आप क्या करते हैं, पानी को थोड़ा सा सैचुरेट करते हैं, कुछ इरिगेशन करते हैं, इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट पैलोई इरिगेशन, पैलोई इरिगेशन, सिंचाई, पैरोली इरिगेशन। ओके, ध्यान रखें, पैलोई इरिगेशन, पैलोयू, पैलोई इरिगेशन, इसका मतलब पहली सिंचाई। क्योंकि आप जोतने से पहले, खेत को जोतने से पहले आप क्या करते हैं कि सबसे पहले तो खेत बहुत हार्ड रहता है, बहुत ड्राई रहता है, तो उसको सैचुरेट करते हैं। सैचुरेट करने के लिए इरिगेट करेंगे, इरिगेट करने के बाद जब खेत जोतते हैं आप बढ़िया से, तो उसमें बोना शुरू कर देते हैं, बीज डाल देते हैं, बोना शुरू कर दिया। अब देखिएगा जब आप कुछ समय के बाद, फ्यू मिलीमीटर, फ्यू सेंटीमीटर जब आपकी फसल शुरू हो जाती है, उसके बाद सबसे बड़ी डेप्थ जो है पानी की दी जाती है, इसको बोलते हैं फर्स्ट वाटरिंग, इसको बोलते हैं फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर दी फ्यू सेंटीमीटर प्लांट्स ग्रोविंग। तो फर्स्ट वाटरिंग जो होगा डियर स्टूडेंट, इसको बोला जाता है, ये किसके बाद, सोइंग के बाद, इसको बोलते हैं कोर वाटरिंग, यही बोला था कोर वाटरिंग। और आपको एक मजेदार बात बता दूं, सबसे मजेदार बात बता दूं कि ये जो कोर वाटरिंग एक्चुअली में ये तुम्हारा डिजाइन के लिए भी यूज किया जाता है, कैनाल के डिजाइन के लिए भी यूज करते हैं, कोर वाटरिंग का डिजाइन कैनाल के लिए भी यूज करते हैं। उसके बाद आपने और भी डेप्थ दी होंगी पानी की, बिल्कुल दी है, बिल्कुल दी है। अब यहां पर आ जाओ थोड़ा सा, अब यहां पर आ जाओ लास्ट कहानी पर, यहां पर आपने फसल को काट दिया है, ये क्या हो गया, हार्वेस्टिंग। फसल को आपने काटोगे भी तो भाई, काटना भी शुरू कर दिया यहां पर, फसल को काटना। अब होता क्या डियर स्टूडेंट, कहानी को समझना, फसल का सोविंग से लेकर हार्वेस्टिंग का तो जो टाइम होता है, इसी को बोलते हैं क्रॉप पीरियड। The time period between the harvesting, sowing to harvesting, this is the crop period, फसल पीरियड, फर्स्ट फसल टाइम, ये हो गया आपका क्रॉप पीरियड। उसके बाद ये बात सच है कि जब आपने पानी देते गए होंगे तो कहीं ना कहीं एक लास्ट वाटरिंग रहा होगा, यहां कहीं आपने एक दिया होगा लास्ट वाटरिंग, लास्ट पानी जो आपने दिया होगा, क्योंकि फसल को काटने से पहले कहीं ना कहीं कुछ समय पहले आपने फर्स्ट वाटरिंग जरूर दिया होगा। तो ये देखा गया कि फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग से पहले का समय, प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन सर एक बात को समझाओ, फर्स्ट वाटरिंग तो आपने पहले इरिगेशन में दिया था, तो बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट वाटरिंग जो है यहां से शुरू हुई है, फर्स्ट वाटरिंग तो एक्चुअली में यही है ना, फर्स्ट वाटरिंग यही है ना एक्चुअली में भाई, पहले हुई इरिगेशन की फर्स्ट वाटरिंग है, जो सबसे मैक्स, फर्स्ट वाटरिंग नहीं कहेंगे इसको, बल्कि आप मैक्सिमम वाटरिंग कहेंगे। फर्स्ट वाटरिंग तो ये हो गया ना आपकी, पहला वाटरिंग तो यही है, फर्स्ट वाटरिंग बिफोर द सोविंग ऑफ क्रॉप। तो फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग का जो समय होता है डियर स्टूडेंट, ये कहलाता है बेस पीरियड, ये कहलाता है बेस पीरियड। इस बात को ध्यान रखिएगा, बेसिक बातें थी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग का टाइम बेस पीरियड, क्रॉप की सोविंग से लेकर हार्वेस्टिंग का टाइम क्रॉप पीरियड। पहली जो इरिगेशन की, ये हो गया आपका पहले इरिगेशन। फ्यू मिलीमीटर, फ्यू सेंटीमीटर जब आपकी सोविंग के बाद फसल हो गई, तो उसके बाद जो पानी दिया तो मैक्सिमम डेप्थ दिया जाता है। ऑब्वियसली मैक्सिमम डेप्थ के लिए आप डिजाइन करते हैं कैनाल को कि मैक्सिमम डेप्थ अगर आप पानी के दे पा रहे हैं फील्ड को, तो और सारी डेप्थ दे पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कैनाल इज डिजाइन फॉर द, कैनाल इज फुली डिजाइन फॉर द कोर वाटरिंग और कोर डेप्थ। तो आप कहेंगे कि ये है सर कोर वाटरिंग और मैक्सिमम डेप्थ यही दी जाती है। तो फाइनली आपको क्वेश्चन मिल चुका है। आते हैं क्वेश्चन पर। सर क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन पर आओ जरा जल्दी से, कहां गया, लो क्वेश्चन पर आओ, जल्दी से जवाब करो। कोर वाटरिंग इन इरिगेशन इज डिफाइंड एज, पहली बात है कोर वाटरिंग क्या है, फर्स्ट वाटरिंग विच इज गिव टू क्रॉप बिफोर द ट्रांसप्लांट, बिल्कुल गलत बात है, ये तुम्हारा पहले इरिगेशन की बात कर रहा है।
फर्स्ट वार्निंग विच इज गिवन टू प्लॉट व्हेन द क्रॉप इज ट्रांस, बिल्कुल गलत बात है। फर्स्ट वार्निंग गिवन टू सीड शोन इन द प्लॉट बाय जनरेशन, फर्स्ट वार्निंग विच गिवन टू क्रॉप व्हेन द क्रॉप, वेरी गुड, ये बन गया। ये तुम्हारा सब लोग ए बी कर रहे हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी इसको डी बोल दो, ए ऑप्शन बन गया वो गलती से। तो लिखो फर्स्ट वार्निंग विच इज गिवन टू क्रॉप व्हेन द क्रॉप इज फ्यू सेंटीमीटर हाई, छोटा सा, यही बोल रहा है पहली सिंचाई से जो फसल को तब दी जाती है जब फसल कुछ सेंटीमीटर ऊंची हो जाती है ना, यही था क्या? हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में भी पढ़ो, जो पढ़ना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही हो जाएगा। और आगे आपके अगले क्वेश्चन जो है, मैं इसको अगले क्वेश्चन से आपको 82वें क्वेश्चन से आपको कल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, अभी तक आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्लास चल रहा है, साथ में पैरेलल थ्योरी क्लास, आपका हाईवे इंजीनियरिंग का क्लास चल रहा है, थ्योरी क्लास, साथ ही साथ आपके एमसीक्यू क्लास, सर्वे के बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, बिल्कुल टॉपिक वाइज। हाईवे इंजीनियरिंग के भी एमसीक्यू मैंने कराते चल रहा हूँ, साथ ही साथ एसएससीजे का प्रीवियस ईयर पेपर को, इतनी सारी क्लास हो रही है यार, है इतनी सारी क्लास के लिए तो यार एक लाइक तो बनता है क्लास पर, एक क्लास के लिए लाइक तो बनता है, नहीं करोगे? हाँ, साथ ही साथ अगर कोई भी क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, तुरंत करो, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई, तुरंत आपको क्लास का इन्फॉर्मेशन या कोई भी दुविधा रहती है घर परिवार की भी हाँ भाई सर बच्चे रोते हैं, सर शादी नहीं हो रही ऐसे ऐसे भी पर्सनल डाउट है, ये मैं आपको कंप्लीटली इसका सॉल्यूशन दूंगा। सर सच में क्या हाँ भाई बोलो तो सही, सर शादी नहीं हो रही, 5 साल हो गए सर कुछ इलाज बताओ, तो सारे इलाज का जो है समाधान होगा यहाँ पर। तो आवाज की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, मैं आपको फिर से दोहरा दे रहा हूं। हमारा टारगेट है एसएससी भाई, कुछ भी हो फुल एंड फाइनल एसएससी में सिलेक्शन लेना है, सच है? ठीक है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं दिन रात, बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, सोम चल रहा है, थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट आपका सोम चल रहा है, आपका हाईवे चल रहा है बहुत बढ़िया से, आपका एमसीक्यू चल रहा है सर्विंग का आपका, साथ ही साथ एसएससी की प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस भी चल ही रहा है बहुत बढ़िया से। साथ ही साथ अब आपको एक और प्रोग्राम आपके साथ करा जाएगा मेरे द्वारा, वो है कि एक थ्योरी सब्जेक्ट और कराया जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखें तुरंत, अभी के अभी सर डरा मत सर डरा मत सर, अभी के अभी लिखो कमेंट बॉक्स में कि आप कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं। करने हमने और सभी चीजें हैं, मैंने आपको एक लिए एक वीडियो बनाई थी अगर आपको याद हो, उसमें मैंने लिखा है कि एसएससी की तैयारी ऐसे करनी है ना? देखी भी है सर? हमने देखी नहीं देखोगे कहाँ से? चैनल पर जुड़े नहीं हो, चैनल पर जब ज्वाइन करोगे तभी तो देखोगे, तभी तो वीडियो देखोगे, तभी प्लेलिस्ट देखोगे। अरे प्लेलिस्ट क्या होता है? तो जब चैनल में अंदर घुसोगे जानोगे कि हाँ क्या चल रहा है, क्या मेहनत चल रही है, तभी तो पता लगेगा। तो ज्वाइन करें, ठीक है ना, जिससे कि हमारे साथ साथ मेहनत करना सीखें और 100% आप सफल हैं। अगर मेहनत करोगे तो सफल है कहीं ना कहीं। तो चलेगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हाँ ये सब्जेक्ट में डर लगता है, इसको पैरेलल में एक और जरा से समझाएं हमको, तो सब्जेक्ट का नाम जरूर भेजें, उसके हिसाब से आपकी सब्जेक्ट जो है शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।